यूरोप, चाइना और अभी इंडिया में भी पावर आउटेजेस होना शुरू हो चुके हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा या आपके घर पे खुद बिजली जा रही होगी, जिसके वजह से आपने ये नोटिस किया होगा। ऑफकोर्स इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लॉकडाउन के बाद पावर की डिमांड एकदम से बढ़ गई, जिसके वजह से पूरे कंट्री में ही एनर्जी की शॉर्टेज हो चुकी है। बट ये तीनों जो कंट्रीज़ है उनके एक अलग अलग सिस्टम है जिसके द्वारा घर घर एनर्जी पहुंचती है। और ये जो सिस्टम है उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिनके फॉल्ट लाइंस और जिनके वीकनेसेस के वजह से ये पावर शॉर्टेज आज हो रहा है। ये वीडियो में हम ये ही स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे और हम जानेंगे कि ये सिस्टम्स में क्या कमियां थी जिसके वजह से ये पावर एनर्जी क्राइसिस अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Punjab, Delhi, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are the states that may face an electricity blackout in the next few days. China looks unstable right now. कि भारत के 135 करोड़ लोग आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह अंधेरे में रहने पर मजबूर हो सकते हैं। Energy prices have hit record highs in Europe. Many families are struggling to pay their power bills. सो हाय गाइज, माय नेम इज़ अनुष्का और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोप की, फिर चाइना की और आखिर में इंडिया की। इटली में तो गवर्नमेंट ने लोगों को बोल दिया है कि आपके बिजली के बिल ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज होंगे, ये आप एक्सपेक्टेशन रखना। उसके बाद स्पेन में तो लोग रास्ते पे उतर आए ये प्रोटेस्ट करने को, क्योंकि उनके बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूरोप में ये बढ़े हुए प्राइसेस पे और रिसेंटली 60% प्राइस इंक्रीज हुआ है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में कोई रीजन ने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अपने एनर्जी मार्केट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जितना यूरोप ने किया है। यूरोप ने बहुत पैसे अपने स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ को चेंज करने में किया है ताकि उनकी डिपेंडेंसी ट्रेडिशनल फ्यूल से बहुत कम हो। यूरोप में आज ऑलमोस्ट 35% ऑफ एनर्जी ट्रेडिशनल फ्यूल से आता है, 43% रिन्यूएबल एनर्जी से आता है और 20% न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, पॉलिसी चेंज करने के बाद भी क्यों आज यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है। यूरोप का एक टारगेट है बाय 2050 दे वांट टू कंप्लीटली स्टॉप यूजिंग डर्टी फ्यूल्स, यानी कि उनको जो फॉसिल फ्यूल से उनके जो कंट्री में एनर्जी आता है वो बिल्कुल ही बंद करना है। इसी वजह से उन्हें अपने कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है ये फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा वो कम करने शुरू कर दिए हैं। जो कोल है 1990 में जितना प्रोड्यूस होता था यूरोप में, आज 30 साल बाद ऑलमोस्ट 80% कम हो चुका है। इसी के साथ साथ वो अपना नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी कम कर रहा है। नेदरलैंड्स में एक नेचुरल गैस फील्ड है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे जर्मनी के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है। बट गवर्नमेंट उससे भी प्रोडक्शन कम कर रही है और ग्रेजुअली कुछ साल में बिल्कुल ही बंद कर देगी। जहाँ एक साइड ये सारे डर्टी फ्यूल्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरे साइड गवर्नमेंट विंड और सोलर एनर्जी में बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। सो अभी यूरोप एक ट्रांजिशनरी फेज में है। यही पॉलिसी चेंजेस के वजह से यूरोप को अपने मेजर फॉसिल फ्यूल के जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। ऑफकोर्स ये डिपेंडेंसी के वजह से इशू अराइज होता है, बट मेन प्रॉब्लम वहाँ है कि यूरोप ये जो नेचुरल गैस है वो खरीदती कैसे है। तो ये जो नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है यूरोप में, उसके एक्चुअली कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक फिक्स्ड प्राइस पे। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स एक्चुअली छोटे छोटे दौरान के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और इनका जो प्राइस है उस दिन मार्केट में जो स्पॉट रेट होता है या जो करंट प्राइस होता है उस हिसाब से डिटरमाइन होता है। अब यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के लिए एक्चुअली ये सेंस भी बन रहा था, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें तो नेचुरल गैस के प्राइस मोर और लेस स्टेबल होते हैं, या फिर कई बार ये भी देखा है कि प्राइसेस बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए नीचे भी गिर रहे थे। और यूरोप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही थी रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो उनको ये जो डर्टी फ्यूल है उन पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रखने भी नहीं थे। तो नतीजा इसका ये हुआ कि 35% ऑफ यूरोप्स एनर्जी एक्चुअली कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। और ये जो फॉसिल फ्यूल है ना तो उसके सप्लाई और ना ही उसके प्राइस की कोई सिक्योरिटी थी पूरे यूरोप के पास। Almost 43% of Europe's natural gas actually comes from one country and that is Russia. रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने तो ये भी बोला है कि यूरोप की एक बहुत बड़ी गलती ये है कि उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रख के नहीं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हैं।
तो यही स्ट्रक्चरल चेंज और पॉलिसीज के वजह से यूरोप का एनर्जी मार्केट ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल था। और फिर मर्फीज लॉ जब बोलता है एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, लॉकडाउन के बाद एकदम से ही एनर्जी की डिमांड बढ़ गई थी और यूरोप में बहुत हार्श विंटर हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घर हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ भी कर ली थी। इसीलिए पूरे यूरोप में जो एनर्जी रिजर्व है बहुत कम होने चालू हो गए। अब जाहिर सी बात यह है कि अगर ठीक है चलो रिजर्व्स कम हो रहे, स्पॉट मार्केट पे जाओ और खरीद लो, बट स्पॉट मार्केट पे भी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। तो यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, प्राइसेस गिर जाएंगे, उसके बाद हम अपने रिजर्व्स बढ़ा देंगे। अभी भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई है, पर प्रॉब्लम यहाँ आई कि जो एनर्जी मार्केट के स्पॉट प्राइसेस है वो कभी कम हुए ही नहीं, बढ़ते ही जा रहे थे। तो जहाँ एक साइड डिमांड एकदम से इंक्रीज हुई और ऑल टाइम हाई पे थी, दूसरे साइड पे कोई रिजर्व्स ही नहीं था और खरीदे ही नहीं थे क्योंकि प्राइस ही इतना बढ़ चुका था। जो यूरोपियन बेंचमार्क है फॉर नेचुरल गैस, दैट हैज एक्चुअली रिजन बाय 400% सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। पर फिर ये क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है भाव बढ़ गए, रिजर्व्स कम हो गए, बट फॉसिल फ्यूल स्टिल काउंट्स फॉर ओनली 35% ऑफ यूरोप्स एनर्जी नीड्स। 43% जो एक मेजर अमाउंट है वो तो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। बट रिन्यूएबल एनर्जी इज मोर लाइक फार्मिंग, उसके गुड सीजन्स और बैड सीजन्स होते हैं। और यूरोप की जो ऑलमोस्ट 20% इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो आती है विंड एनर्जी से, और पिछले कुछ महीने में यूरोप में बहुत कम हवा चली है, जिसके वजह से विंड एनर्जी के जो रिजर्व्स है वो भी इंक्रीज नहीं हो पाए। यही सारे रीजंस के वजह से यूरोप में आज एक सिवियर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। Almost 60% of China's electricity is fueled by coal, और चाइना में ग्लोबली सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस होता है, ऑलमोस्ट 28% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। इसी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट पे बहुत प्रेशर है टू रिड्यूस दीज कार्बन एमिशंस। तो इसी वजह से देव मेड सम चेंजेस। तो आइए देखते हैं ये चेंजेस क्या है और चाइना के एनर्जी सेक्टर का स्ट्रक्चर समझते हैं। चाइना का जो एनर्जी मार्केट सेक्टर है ऑलमोस्ट 1980 से सेम तरीके से चल रहा है। चाइना में लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो होती है वो एक साल का डिमांड फोरकास्ट करके रखते हैं, और फिर ये जो डिमांड है वो दूसरे पावर जनरेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जो पावर जनरेटर्स है उनको पता रहता है कि उनको एक साल में कितना प्रोड्यूस करना है, और इसी हिसाब से वो लोग अपना प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करके रखते हैं। तो इसीलिए एनर्जी की डिमांड जब एकदम से बढ़ जाती है, ये पावर कंपनीज एकदम से उसे केटर नहीं कर पाती। और अभी रिसेंटली भी क्या हो रहा है कि कोल के जो प्राइसेस है वो बहुत इंक्रीज हो चुके हैं चाइना में भी। तो ये जो पावर कंपनीज है वो मार्केट प्राइसेस पे ये कोल खरीदेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान्ड नहीं था, और उनको जो ये सेल करना रहेगा, जो चाइना में रूल्स है उसके हिसाब से ये लोग फिक्स प्राइसेस पे थोड़ा सा मार्जिन लगा के ही सेल कर सकते हैं। उनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू पास ऑन द इंक्रीज इन प्राइसेस, इसीलिए वो लोग खरीद रहे ज़्यादा रेट पे पर उनको बेचना ऑलमोस्ट सेम रेट पे पड़ रहा है। तो सारे पावर कंपनीज ने क्या किया, मेंटेनेंस आउटेज जैसे कुछ रीजंस देख के या तो थोड़ा सा या फिर कंप्लीटली ही प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया है। वेरी रिसेंटली लेट 2020 में चाइना के प्रेसिडेंट ने एक्चुअली यूनाइटेड समिट्स में ये बोला कि चाइना अपने कार्बन एमिशंस ऑलमोस्ट 65% से कम कर देगा इन 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए चाइना में दो चेंजेस हुए। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोटा देने शुरू कर दिए कि ये कोटा से ज़्यादा तुम कंजम्पशन कर नहीं सकते, पर डिमांड ही इतनी ज़्यादा थी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में ही ये जो कोटास दिए थे वो ओवरशूट हो चुके थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर लोकल अथॉरिटीज़ को बोला कि ये जो ओवरशूट हो रहे हैं दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और हम तुमको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे इफ़ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ है उनने पावर रैशनिंग करना चालू कर दिया हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रीज में, और ये रीज़न की वजह से भी चाइना में काफ़ी पावर कट्स हुए हैं। फिर सेकेंड चीज़ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने की है, उनने कोल से लेकर रेन्यूएबल एनर्जी पे अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसीलिए ये साल में अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स देन थर्मल सोर्सेज। जहाँ प्रोडक्शन कोल सिर्फ 3% से इंक्रीज हुआ है, विंड और सोलर ऑलमोस्ट 15 और 17% से हुआ है। अब ये सब रीजन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि चाइना में सिवियर कोल्ड शॉर्टेज है। अब ये कोल्ड शॉर्टेज हुआ क्यों? क्योंकि डिमांड एकदम से इंक्रीज हो गई थी, कोल प्रोडक्शन इतना फटाफट इंक्रीज नहीं हो पाया। कोल में थोड़ा सा लैग होता है प्लानिंग टू प्रोडक्शन स्टेज में, इसी वजह से वो डीले चल रहा था।
इसी के साथ साथ चाइना ने इस साल एक्चुअली कई कोल माइंस बंद किए थे बिकॉज ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो ये सारे रीजन के वजह से लोकली चाइना में कोल के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो चुके थे। अब अगर इंपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल कोल प्राइसेस ही बहुत इंक्रीज हो चुके थे, इसीलिए इंपोर्ट भी महंगे थे। और ऑस्ट्रेलिया से चाइना का एक सिग्निफिकेंट ऑफ इंपोर्ट्स होते हैं, बट ये भी बंद हो चुके थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये सजेस्ट किया कि चाइना में एक इंक्वायरी हो एज टू कोविड-19 स्टार्ट कहाँ से हुआ था। पर ये जो क्राइसिस अभी चाइना में है वो तो सिर्फ शुरू ही हुई है, क्योंकि चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हुई है उसी वजह से सारी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन शॉर्टेजेस भी हुआ है। 15 चाइनीज कंपनीज ने अपने फाइलिंग में बोला है, 30 ताइवानीज लिस्टेड चाइनीज कंपनीज ने, टेस्ला, एप्पल और बहुत सारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स के सप्लायर्स जो है उनने भी ये बोला है कि उनकी तरफ से प्रोडक्शन कम हुआ है। ये जो असर है अभी सीधा पड़ेगा ग्लोबल सप्लाई चेन पे और कुछ ही टाइम में हमें ये दिखना शुरू भी हो जाएगा। इंडिया में जो ये पावर क्राइसिस चल रहा है उसका रीजन इज वेरी सिमिलर टू चाइना, एंड दैट इज कोल की शॉर्टेज है और कोल का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ चुका है। बट इंडिया में जो एनर्जी मार्केट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। इंडिया में जो भी कोल माइन होता है उसका ऑलमोस्ट 80% कोल इंडिया माइन करती है। तो ये जो कोल है पावर जनरेशन कंपनीज खरीदती है, दे जनरेट द पावर देन। उसके बाद ये पावर हमारे घर तक पहुंचाने का काम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स करती है। अब ये सारे जो पावर जनरेशन कंपनीज है वो एक्चुअली कोल परचेज करते हैं एट द मार्केट प्राइस, फिर पावर बना देने के बाद दे सेल इट एज पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये सारे जो पावर जनरेशन कंपनीज होती है उनकी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको पावर परचेज एग्रीमेंट्स बोलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ये सारे जो एग्रीमेंट्स है वो एक्चुअली बहुत ही बुलिश पावर कंजम्पशन के अजम्पशन पे बेस्ड है। तो उन्होंने ये बहुत अज्यूम कर लिया कि फ्यूचर में जो पावर का कंजम्पशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब ये सारे एग्रीमेंट्स में एक कंपोनेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब इतने क्वांटिटी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको पावर जनरेशन कंपनीज को पैसे देने ही होंगे, और उसके बाद वेरिएबल होता है। तो क्योंकि उन्हें बहुत ही बुलिश अजम्पशंस रखे हैं इसीलिए जो फिक्स कंपोनेंट है वो बहुत हाई है, और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर जनरेटिंग कंपनीज को देती है वो। अब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो हमें सेल करते हैं रेगुलेटेड रेट्स पे। अब ये जो रेट्स है वो हाईली सब्सिडाइज्ड होते हैं, हर स्टेट का अलग होता है। ये 2018 to 19 का चार्ट आप ये देख सकते हो। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए क्या होता है, उनका जो प्राइस होता है फॉर परचेजिंग पावर वो फिक्स्ड होता है। ऊपर से जो वो सेल कर रहे हैं उसमें वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा नहीं पा रहे क्योंकि वो भी हाईली सब्सिडाइज रेट्स होते हैं। इसीलिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है दे आर हाईली लॉस मेकिंग। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक्चुअली ओ अराउंड 1,10,000 crores to power generating companies, and power generating companies owe 20,000 crores to Coal India। इसीलिए द एंटायर सिस्टम एक्चुअली हैज़ ग्रेट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और पूरा जो फंक्शनिंग है इट्स नॉट एज पर मार्केट्स रेट बट बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है। ये साल जो इंडियन एनर्जी मार्केट्स के साथ हुआ है दैट इज़ एक्चुअली वेरी एस्टॉनिशिंग। ये साल अप्रैल में टोटल कोल स्टॉक्स वर एक्चुअली एट 130 मेट्रिक टन्स, वे अबव द 5-year एवरेज ऑफ 80 मेट्रिक टन्स। इसीलिए पावर प्लांट तो कोशिश कर रहे थे कि अपना स्टॉक्स जितना जल्दी रिड्यूस कर सके उतना रिड्यूस कर ले। दे हैड नो क्ल्यू कि डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जस्ट अगस्त टू सितंबर देखे तो पावर कंजम्पशन इंक्रीज बाय 17%, एंड दिस 17% नॉट कंपेयर टू 2020, दिस इज द नंबर कंपेयर टू प्री कोविड एरा दैट इज इन 2019, एंड दैट इज वाई इतना जल्दी डिमांड बढ़ गया। तो एक साइड पे जहाँ पे सारे पावर प्लांट्स एक्चुअली अपना स्टॉक रिड्यूस कर रहे थे, कुछ ही महीनों बाद डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और कोल प्रोडक्शन जो है इंडिया में एट द सेम टाइम रिकॉर्ड लो पे चला गया बिकॉज ऑफ वेरी हाई रेंज। इसी के साथ साथ ग्लोबली भी जो कोल का प्राइस है वो बहुत इंक्रीज हो गया, इसीलिए इम्पोर्ट्स ऑल्सो फेल टू 2-year लोज। ग्लोबल प्राइसेस ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज हो गए, इंडिया में भी प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए। तो पावर प्लांट्स ने कोल परचेज करना ही बंद कर दिया, थिंकिंग कि थोड़ा प्राइस कम होगा उसके बाद खरीदेंगे, बट ये प्राइस तो कभी कम हुए ही नहीं। इसीलिए ये जो कोल रिजर्व्स है विद पावर जनरेटिंग कंपनीज आज ऑल टाइम लो पे है।
डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल का कहना है कि हमारे पास 43 मेट्रिक टन का कोल रिजर्व पड़ा है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 24 डेज वर्थ ऑफ कोल डिमांड। बट ये तो टाइम ही बताएगा कि विल इंडिया फेस मोर सिवियर शॉर्टेजेस या फिर जो सिचुएशन होगी वो थोड़ी कंट्रोल में होगी। इंडिया में जो भी सारे कैप्टिव माइंस होते हैं, यानी कि जो भी कंपनीज के खुद के प्रोडक्शन के लिए वो लोग माइंस खरीद के रखते हैं, दे आर एक्चुअली नाउ बीइंग अलाउड टू सेल इन दी ओपन मार्केट, जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इन कोल सप्लाई। ऑल्सो जो कोल का प्रोडक्शन है दैट इज ओनली गोइंग टू बी लिमिटेड इन द यूसेज ऑफ पावर जनरेशन। तो अगले 4 to 6 मंथ्स हमें शायद थोड़ी पावर शॉर्टेजेस देखने को मिलेगी, बट मोर और लेस द सिचुएशन इज नॉट एज सिवियर एज चाइना और यूरोप। ऑल्सो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यूरोप का मार्केट कहीं ज़्यादा और अभी चाइना का भी जो एनर्जी मार्केट है वो थोड़े से वीक है, बिकॉज दे आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स और डर्टी फ्यूल्स टू ग्रीनर फ्यूल्स। नाउ ऐसा कहने में लग सकता है कि ये जो ट्रांजिशन है वो नहीं करना चाहिए बिकॉज उसके वजह से इतना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है, बट आई वुड एक्चुअली वांट टू कोट द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल entails greater cost in the near term, but these are far outweighed over the longer term by lower physical risk and higher output. The long run benefits from acting early on climate are clear. Hence long run में ये सारे जो transitions हो रहे हैं that will actually benefit us more. तो इसी के साथ आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको तीनों कंट्रीज़ का जो एनर्जी मार्केट का स्ट्रक्चर है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे एनर्जी कट्स हो रहे हैं कि नहीं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।